नमस्कार दर्शकों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक वैकेंसी के बारे में, मतलब एक एक पोस्ट के बारे में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, एज लिमिट और आपकी जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी साथ ही में देख लेंगे। और ये जो आपकी NICL है ये आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, तो इसमें आपको सारी जो फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की ही मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट की आपकी कंपनी है। बात करें इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, 266 वैकेंसी है, यानी 266 ऑफिसर्स इन स्केल 1 कार्डर पर आपकी ये वैकेंसी है। ओपन मार्केट थ्रू के आपका इसमें सिलेक्शन होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुके हैं 12 जून से, लास्ट डेट इसकी है 3 जुलाई और पेमेंट आपकी लगेगी, ठीक है, वो भी आपकी 3 जुलाई तक ही होनी है। बाकी जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन फेज़ 1 एग्जामिनेशन, एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन है, तो ये आपका 20 जुलाई को होगा। टेंटेटिव है जो कि चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर की डेट आपको बता दी जाएगी। फेज़ 2 का एग्जामिनेशन आपका 31 अगस्त का इन्होंने रखा है। अब डिटेल एडवर्टीजमेंट आपका जो ये छपा था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वो 21 जून का था। और आगे बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। अच्छा, आपको अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना है, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन इसमें आपकी जो है डॉक्टर MBBS की है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 10 है, जिसमें से 4 अनरिजर्व के लिए, 3 OBC के लिए, 1 SC के लिए और आपकी 1 ST के लिए है और 1 EWS के लिए है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला है किसको, PWD कैटेगरीज को। लीगल में आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें 20 वैकेंसी आई है, उसमें से 8 अनरिजर्व के लिए, 7 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए और 2 आपकी EWS के लिए। फाइनेंस के लिए 20 वैकेंसी है, उसमें से 8 आपकी अनरिजर्व के लिए, 6 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए और 2 EWS के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 वैकेंसी है, 8 UR के लिए, 6 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 2 ST के लिए और 2 ही आपकी EWS के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स में 20 वैकेंसीज है, उसमें से 8 अनरिजर्व के लिए, 6 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए और 2 आपकी SC के लिए है। बैकलॉग में भी आपकी वैकेंसी आई हुई है, मतलब है, और उसमें जो डॉक्टर MBBS में है वो टोटल उसमें 4 वैकेंसी है, उसमें से 3 बैकलॉग में SC के लिए है और 1 ST के लिए है। फाइनेंस में 1 ही बैकलॉग में है, वो SC के लिए है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी आपकी किसमें बैकलॉग में और वो भी आपकी OBC के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन डिसिप्लिन के लिए 96 है। जर्नलिस्ट का जो डिसिप्लिन है उसमें टोटल 170 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा नंबर है इसमें वैकेंसीज का। और अनरिजर्व के लिए उसमें से 68 है, 47 OBC के लिए है, 26 SC के लिए है, 12 ST के लिए है और 17 आपकी EWS के लिए है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है। अब रिजर्वेशन मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी जो है गवर्नमेंट की ही, मतलब गवर्नमेंट के इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन डिसिप्लिन, तो सिर्फ एक डिसिप्लिन के लिए आपको अप्लाई करना है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे विद इन द सेम डिसिप्लिन और अक्रॉस द डिसिप्लिन, चाहे एक ही डिसिप्लिन में भरें, चाहे आप 2-3 डिसिप्लिन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म मल्टीपल टाइम भर देंगे, तो आपका जो लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा वही आपका जो है कंसिडर किया जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आगे चलें और बात करें इसमें और चीज़ों की, प्रोबेशन वगैरह के बारे में बताया। गारंटी बॉन्ड लगेगा। आपको पता है कि अगर आप कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से पहले अपनी जॉब छोड़ेंगे, जो ये बताएंगे, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो बताएंगे, अगर उससे पहले आपने अपनी जॉब छोड़ी तो आपको कुछ बॉन्ड देना पड़ता है, लाखों में मतलब आपकी सैलरी जितनी मिलती है उसके अकॉर्डिंग जाता है ना। तो आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो डॉक्टर MBBS के लिए ऑब्वियस सी बात है, MBBS चाहिए, MD चाहिए या MS या PG चाहिए, मेडिकल डिग्री चाहिए या इक्वलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए, फॉरेन डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, फॉर्मली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, मेडिकल ऑफ काउंसिल इंडिया से आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। फर्दर मोर द कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग ए वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन, और जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही है, जिसका पहले नाम नेशनल मेडिकल कमीशन था, सॉरी अब इसका नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। अब इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज जो भी आपने MBBS की डिग्री ले रखी है वो आपका या तो नेशनल मेडिकल कमीशन में हो या स्टेट मेडिकल काउंसिल में हो, अब एज एप्लीकेबल फॉर एलोपैथी। आगे बात करें लीगल में, तो ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में। अच्छा, इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, इसमें भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो आपका जो ये लीगल में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है लॉ में, और कम से कम आपके 60% होने चाहिए, और अगर आप जो है SC ST कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। फाइनेंस में बात करें तो ICAI या कॉस्ट अकाउंटेंट आप होने चाहिए, या फिर BCom या MCom आपने करी हो जिसमें आपके 60% मार्क्स हो, और देखो रिलैक्सेशन भी मिल रहा है उसका आपको परसेंटेज का, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ही फायदे मिलने वाले हैं। तो SC ST के केस में 55% होना चाहिए। IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपसे BE BTech ME या MTech मांगा है, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें सेम है जनरल और आपके कैटेगरी वाइज। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में आपसे BE BTech या ME या MTech मांगा है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर BE या BTech होना चाहिए या ME या MTech होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियर्स टुगेदर विद डिप्लोमा, ठीक है, इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में आपने BE या BTech या ME या MTech करा हो, और साथ में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 1 साल का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कैटेगरी वाइज सेम है। जर्नलिस्ट ऑफिसर की जो आपकी क्या है
एलिजिबिलिटी है उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी है या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, किसी के भी डिसिप्लिन से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं, और अगर आप SC ST हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे पूरी मैंने आपको बता दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड कहीं भी नहीं करी है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी शुरू में, है ना, तो ये चीज़ हो गई। अगर आपके जो सर्टिफिकेट में CGPA या ये सब मिला हुआ है तो आपको उसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तब आपको भरना है। एज आपकी जो काउंट होगी 1/5 से होगी 2025 के, और एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल है। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/5/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/5/2004। ठीक है, तो 2 मई 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 मई 2004 से बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, बाकी एक्स सर्विस वगैरह को 5 साल का मिल जाएगा, है ना। और डिफेंस सर्विस पर्सनल जो होंगे जो कि डिसेबल्ड हो चुके हैं किसी भी ऑपरेशन के दौरान, तो उनको 3 साल का मिल जाएगा, है ना। और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जैसे GIC या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उनको 8 साल का पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, है ना। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु is eligible for relaxation under more than one of our category, the age relaxation will be available on a cumulative basis subject to the minimum age not exceeding 45 साल। तो ये आपकी जनरल सी जो मैं बताई आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में बातें थी कुछ। अब गाइडलाइन वगैरह इन्होंने डिसेबिलिटीज़ के लिए दी है, स्क्राइब जिनको चाहिए उनके लिए है। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें आपका पार्ट A और रिटर्न एग्जाम होगा और 2 फेजेज में होगा। फेज़ 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, फेज़ 2 में मेंस होगा, मेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। फेज़ 1 का जो आपका सब्जेक्ट पैटर्न है वो हम देखें तो आपकी जो प्री है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 3 सेक्शन में आपका ये पेपर बटा होगा प्री वाला, और सेपरेट टाइम दिया जाएगा आपको हर एक सेक्शन के लिए। अब इसका मतलब क्या है, आपने DSSB का कभी एग्जाम दिया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिंदी के लिए 20 से 40 मिनट मिलते हैं और पता नहीं शायद 40 क्वेश्चन आते हैं, और आपको जब आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसे रिविजिट नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही शायद होगा। ठीक है, तो ये आप एक बार अपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना और ढंग से जांच लेना इस चीज़ को, और या फिर एग्जामिनर से पूछ लेना कि इसमें सेपरेट टाइमिंग का मतलब ये है कि अगर हम एक सेक्शन जैसे इंग्लिश का कोई सेक्शन है उसे हमने सबमिट कर दिया कंप्लीट करने के बाद, और मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में ही कोई जो है बुक मार्क करा क्वेश्चन कि आप अगर टाइम बचा तो उसे देखेंगे, तो सबमिट करने के बाद क्या उस सेक्शन को दोबारा देखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है DSSB में। जब आप एक सेक्शन को सबमिट कर देते हैं और आप अगर दोबारा उसी सेक्शन पर आना चाहते हैं तो आप नहीं आ पाएंगे, वो फाइनल सबमिशन हो जाता है, और कंप्लीट सबमिशन तो जब एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है तो अपने आप वो हो भी जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जामिनर से जरूर पूछ लीजिएगा जब आप एग्जाम देते हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता होती तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए अब आगे बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क के ही होंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क के ही होंगे, 20 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन होंगे आपके मीडियम ऑफ एग्जाम के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क के, 20 मिनट ही दिए जाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाले हैं जिसमें चाहे वो एग्जाम दें। फिर इसमें टोटल आपके कितने हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। तो कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो इसमें आपको एक सर्टेन मार्क्स जरूर लाने हैं, जितना भी जो सिक्योरिंग पासिंग मार्क जो कंपनी डिसाइड करेगी उतने मार्क आपको लाने हैं हर एक सेक्शन में, इन तीनों सेक्शन में अलग अलग लाने हैं। जितना भी मार्क्स जो है ये कंपनी डिसाइड करेंगे कि ये पासिंग मार्क है तो आपको वो लाने हैं। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द कंपनी, और 15 गुना मिनिमम बच्चे जो है अप्रोक्सीमेटली बुलाए ही जाएंगे। आगे बात करें फेज़ 2 में मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 250 मार्क्स का पेपर होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क का। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ही ऑनलाइन होंगे। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, तो आपको इसमें कंप्यूटर पर टाइप करना है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग मेक श्योर कि आपको आती हो, और नहीं आती तो आप थोड़ी बहुत सीख लीजिए तो वही काम कर जाएगी। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी एडमिनिस्टर्ड, तो आपका जब MCQ टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फेज़ 2 में यानी मेंस में, तो तुरंत ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा, दोनों एक ही दिन होना है। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा और कंसिस्ट ऑफ 5 and 6 सेक्शन, इसमें आपके 5 से 6 सेक्शन होंगे और 5 6 सेक्शन होंगे। जर्नलिस्ट ये जर्नलिस्ट के लिए है, फिर स्पेशलिस्ट के लिए भी है, रेस्पेक्टिवली फॉर टोटल 250 मार्क का पेपर है। फिर इसमें जो आपकी जर्नलिस्ट की बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, इसमें 5 सेक्शन है वैसे जर्नलिस्ट में, तो जर्नलिस्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, 40 मिनट का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट का, जो कि इंग्लिश में ही होगा। और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क 30 मिनट का होगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क 30 मिनट का, और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 40 मिनट का होगा। स्पेशलिस्ट की बात करें तो सेम आपकी चीज़ें हैं, वैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग में आपको 35 मिनट ज़्यादा मिले हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क के रहने वाले हैं, 35 मिनट नहीं सही 5 मिनट कम मिले हैं।
तो इसमें फिर आगे लैंग्वेज का जो टेस्ट है इंग्लिश का, उसमें भी आपको आई थिंक जो टाइम है थोड़ा कम मिला है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क के हैं, 30 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट। फिर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जो आपका MBBS वगैरह लॉ वगैरह है, तो उसका आपको जो असेस किया जाएगा, एडिशनल टेस्ट होगा, उसके आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क होंगे, 35 मिनट का होने वाला है। ठीक है, आपके जो भी डोमेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 250 क्वेश्चन 250 मार्क के पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो 30 मिनट का होगा, 30 मार्क आपको मिलेंगे उसके लिए। और जो टेस्ट होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा, मतलब हाँ इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा। ऐसे पूछा जाएगा 10 मार्क का, प्रिसाइज पूछा जाएगा 10 मार्क का, और कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी 10 मार्क की। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल कंडक्ट थ्रू ओनली ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपका इसमें पेपर होने वाला है। मिनिमम स्कोर आपको लाना है सेपरेटली हर एक सेक्शन में, जो कि आपका कंपनी डिसाइड करेगी। और द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर स्क्रिप्ट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं लोगों का या कैंडिडेट का जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जो है इवैल्यूएट किया जाएगा, उनको नंबर उसी पर दिए जाएंगे जब आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर है उसे जो है क्लियर कर पाएंगे उसके बाद ही। फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन, दैट इज देयर विल ऑल्सो बी ए सेपरेट कट ऑफ मार्क्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी एक सेपरेट कट ऑफ मार्क्स ये सेट करेंगे। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। वैसे तो डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी मेरिट बनाने के लिए तो डेफिनेटली एक क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं। और जो द मार्क्स स्कोर्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो नंबर होंगे ना वो फाइनल सिलेक्शन में आपके काउंट नहीं होंगे, है ना। फिर ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम टोटल स्कोर। तो मिनिमम टोटल स्कोर डेफिनेटली देखो कट ऑफ के हिसाब से आपको अच्छे से पता है कि आपको नंबर नहीं है और आप पेपर देते रहते हैं गवर्नमेंट के, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता ही होंगे, है ना। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की बात करें तो एप्लीकेबल टू बोथ प्री एंड मेंस। ठीक है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एप्लीकेबल है। तो जो द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल। तो बता दिया मैंने, इंग्लिश की लैंग्वेज के अलावा आपके सारे जो टेस्ट हैं वो बाइलिंगुअल है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका इंग्लिश में ही होगा। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि मैंने आपको बताया ही है। और क्या है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं, और मेन एग्जामिनेशन जो है आपका डेफिनेटली 2 सेक्शन में बांटा है, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आपको ऑनलाइन टाइप करना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अच्छा, इसमें आपका थोड़ा सा वो भी है क्या, इंटरव्यू का भी है कि पार्ट बी में इंटरव्यू होगा। जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्टेड सेंटर। द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू टाइम या डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द कॉल लेटर. Candidates are required to download their interview call letter from company's website. Please note that any request regarding change in date, center, etc. of interview will not be entertained. However, the company reserves the right to change the date, venue, time, and center of interview or hold supplementary process for particular date, session, venue, center या फिर साइट ऑफ कैंडिडेट एट इट्स डिस्क्रिप्शन अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज इफ एनी. तो इसमें आपको जो ऑनलाइन पता चल ही जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है. ऑनलाइन का मतलब जब आपका फाइनली आपका शॉर्टलिस्ट मतलब आप क्लियर कर जाते हैं पेपर, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू के लिए उसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे. तो इंटरव्यू के लिए इतना ही है और कुछ उन्होंने खास बताया नहीं है. फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो जो आपको कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो देख लेंगे. द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. तो आपका जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन है और जो इंटरव्यू है उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू 80-20 सेपरेटली. तो 80% मान लीजिए, 80 का रेशियो मान लीजिए. 80 जो है आपका वेटेज दी जाएगी किसको, ऑनलाइन के मेन एग्जाम को, और 20 जो वेटेज दी जाएगी या 20% जो वेटेज दी जाएगी वो इंटरव्यू को दी जाएगी. कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू और विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी इन ड्यू कोर्स. तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही है, उससे अबव ही लाने हैं आपको. और स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर और अदरवाइज बट फ्रॉम द इंटरव्यू और फर्दर प्रोसेस may not be disclosed. The final merit list shall be prepared on descending order of the consolidated marks required by the candidate. The candidate should be sufficiently high in merit to be shortlisted for subsequent recruitment process, detail of which will be made available subsequently on company's website. तो जो कि मैंने आपको बताया ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के लिए. कंपटीशन बहुत अच्छे से होगा, तो आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा. एप्लीकेशन फॉर्म की बात एप्लीकेशन फी की बात करें जो कि नॉन रिफंडेबल है. SC/ST और PWD को 250 रुपये देनी है और इंटीमेशन चार्जेस ऑनली देना है. मतलब ऑल कैंडिडेट अदर देन SC/ST PWD उनको 1000 रुपये देने हैं. ठीक है, तो SC/ST PWD के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपये की फीस देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी है. फिर से आपके सेंटर है जो आपको जो है एग्जाम में देने एग्जाम के दौरान आपको मिलेंगे, जो भी आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग. चलो, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. सारी रेलेवेंट डिस्कशन हम कर चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है. अगर कोई डाउट है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच.